डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर, जिनका कि पिछले लगभग जो है 15 से 20 वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। आज उनके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स, की पॉइंट्स जिसको बोल सकते हैं आप, वो हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली क्या है, समरी है, ठीक ना। क्योंकि यदि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो 15-20 वीडियो देखने में 10 घंटा समय आप जो है जाया नहीं कर सकते हैं। इसलिए 15 से 20 मिनट में अभी हम बेंडिंग स्ट्रेस के की पॉइंट्स आपको बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए, हम लोगों ने पिछले कई सारे लेक्चर में, ठीक ना, एसएफडी बीएमडी भी पढ़े और हमने बताया था कि एसएफडी बीएमडी के कॉन्सेप्ट से ही जो है ये निकल करके आता है। अब हम आपको बताएं, थोड़ा सा इसको हिंट देते चलें। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ बीम बताए होंगे, ठीक ना। क्या बताए थे? टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम में चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो, देखिए यही है कैंटिलीवर बीम, या सिंपली सपोर्टेड बीम हो, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकता है, या ओवरहैंगिंग बीम हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन बीम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिक्स्ड बीम, रोलर सपोर्टेड बीम, ये सब था। इसके अलावा जो है लोड की यदि बात करें तो या तो पॉइंट लोड हो सकता है, या यूडीएल हो सकता है, या जो है आपका यूवीएल हो सकता है, ट्रेंगुलर लोड भी जिसको बोलते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद जब हम पढ़ाए थे आपको कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो ठीक है, चलिए हम जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। मेरे पास बाई दी वे अभी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का एक एग्जांपल है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये शियर फोर्स और जैसे ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर लोड लग रहा है, तो ये शियर फोर्स डायग्राम है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। लेकिन यहाँ पर शियर फोर्स जीरो कहाँ पर है? सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर है। और जहाँ पर शियर फोर्स जीरो होता है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ शियर फोर्स जीरो होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अरे बात समझ में। और जहाँ पर शियर फोर्स जीरो, इसका मतलब कि बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो सेक्शन ऑफ द बीम वेयर शियर फोर्स इज जीरो, देन देयर विल बी प्योर बेंडिंग। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? देन देयर विल बी, जैसे एक क्वेश्चन आपको बताएं, ठीक है ना, यही पे आपको कर देते हैं कि ये बीम है आपका, ठीक है ना, ये यहाँ पर है और यहाँ पर सपोर्टेड है, और लोड यहाँ पर आप लगा रहे हैं और एक लोड यहाँ लगा रहे हैं। जब इसका एसएफडी आप बनाते हैं, समझ करके, चाहे कोई भी आप लोड लगाइएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट लोड हम लगा रहे हैं यहाँ पर डब्ल्यू और यहाँ भी डब्ल्यू, तो यहाँ का जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनता है। देखिए, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बना, ठीक है। और जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है। ध्यान रखिएगा, अभी हम बना करके दिखा देते हैं इसी पॉइंट पर और इस पर, ये कुछ ऐसा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब शियर फोर्स डायग्राम है तो इसके नीचे ही ये बीम के सेक्शन में यहाँ बेंडिंग मोमेंट है, और जहाँ पर शियर फोर्स जीरो है वहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट जो है बेंडिंग मोमेंट, लग रहा है कि नहीं? तो इस बेंडिंग मोमेंट को, जहाँ पर शियर फोर्स जीरो है, देखिए यहाँ पर शियर फोर्स जहाँ पर जीरो है, शियर फोर्स जीरो है, तो ये क्या है? बेंडिंग मोमेंट। यहाँ जो बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग। क्या बोलते हैं? प्योर बेंडिंग। क्या बोलते हैं? प्योर बेंडिंग, ठीक है। और ये प्योर बेंडिंग में जो स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस। और इसी को बोलते हैं सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग। अब इसमें एजम्पशंस कुछ हैं, ठीक है ना। अब एजम्पशंस की यदि बात करें तो एजम्पशंस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जनरली पूछता है। पहला एजम्पशन है कि मटेरियल ऑफ द बीम, हम यहाँ लिखेंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे आपको कि मटेरियल ऑफ द बीम, जो भी आपका बीम है, दैट इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजेनियस मीन्स क्या होता है कि मटेरियल इज ऑफ द सेम काइंड थ्रू आउट, पूरा का पूरा बीम जो है एक तरह का मटेरियल का है। और आइसोट्रोपिक मतलब क्या है कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट द बीम। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टी कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, नहीं, थ्रू आउट द बीम इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ई होता है,
ठीक है ना, दैट इज सेम आइदर इन टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन में भी उतना ही है और कंप्रेशन में भी उतना ही है। ऐसा नहीं है कि यमुना जी में गया तो यमुना दास हो गया, गंगा जी में गया तो गंगा दास हो गया, नहीं, वो अपना नेचर चेंज नहीं करता है, ठीक ना। जो बीम होता है इनिशियली क्या होता है, स्ट्रेट है, और उसके जो है बीम जो है वो हम मानकर चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स इसमें बने हुए हैं, लेयर में बीम बना हुआ है, ये देखिए लेयर में, ठीक है, एक लेयर, दो लेयर, बहुत सारे लेयर्स बने हुए होते हैं, एंड ईच लेयर इज फ्री टू एक्सपांड, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर लेयर। दोस्ती है लेकिन एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं लेकिन दोस्त एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, बस मित्रता में और पति पत्नी में यही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मित्र हैं सब एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप लोड लगाते हैं तो ये क्या होता है, बेंड होता है, तो ये बेंड जो होगा, ठीक ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बेंड होगा, ठीक है, बेंड होगा तो ये ऊपर के फाइबर में क्या आएगा, कंप्रेशन, और नीचे के फाइबर में क्या आएगा, टेंशन। तो ये कंप्रेशन को यदि आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, या इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव साइन चेंज हो रहा है, तो इधर का लेयर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इधर का इलोंगेट हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इलोंगेट हुआ, तो बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा लेयर जरूर होता है, ठीक है ना, एक ऐसा लेयर जरूर होता है जो कि ना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना एक्सपांड होगा, ना उसके ऊपर टेंसाइल लोड लगेगा ना कंप्रेसिव लगेगा, मतलब इसके ऊपर स्ट्रेस कितना होगा, जीरो, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल लेयर, ठीक है, और न्यूट्रल लेयर को ही हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, और ये न्यूट्रल एक्सिस कुछ और नहीं बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, इधर से आप देखिए साइड व्यू में देखिए इस बीम को, और साइड व्यू में जो आपको देखने मिला, ठीक है, जो भी शेप मिलेगा, मान लीजिए कि ये है आपका, ठीक है, ये है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका, जो देखने मिला उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक कि कहीं डाउट आपके पास होने की संभावना नहीं है, ठीक ना। अब चलिए आइए इधर देखें, ठीक ना, अब ये न्यूट्रल लेयर, अब इसके लिए हमने एक इक्वेशन निकाला था, किसका, बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक ना, बेंडिंग स्ट्रेस में इक्वेशन जो निकाले थे, ठीक ना, इक्वेशन आया था कुछ ऐसा, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक ना, ये क्या है, ई और आर, तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखा देते हैं, ये कोई बीम इस तरह से बेंड हो गया, ठीक है, अभी बेंड हो रहा है तो ये क्या है, सर्कुलर कर्वेचर बन रहा है कि नहीं, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका जो न्यूट्रल लेयर है, ये हो गया न्यूट्रल लेयर आपका, ये क्या हो गया, न्यूट्रल लेयर, तो इस डिस्टेंस से जो न्यूट्रल लेयर की डिस्टेंस है ये है y, ठीक है ना, तो डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड y, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपके पास जो इक्वेशन बन करके आया वो क्या आया, पहला इक्वेशन बन के आया सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर, और ये क्या है आपका, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं सब कुछ, ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये न्यूट्रल एक्सिस को ही न्यूट्रल लेयर भी बोलते हैं, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही होकर के जाता है, और कोई उपाय नहीं है कहीं से जाने का, ठीक है, और एक इक्वेशन में निकाले थे वाई डी ए इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ भी किए थे, और ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता भी है कि प्रूफ दैट न्यूट्रल एक्सिस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिग्मा निकालेंगे यदि सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू वाई होगा कि नहीं, सिग्मा इंटू एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स, ई बाई आर इंटू वाई, और आप यहाँ पर डी ए एरिया, और यहाँ पर सिग्मा ए निकाले, सिग्मा ए क्या हो गया, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फिर इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब आप निकालते हैं m, तो इसका वैल्यू आता है E/r इंटू आई, मतलब m अपन आई इक्वल टू E/r, और यहाँ सिग्मा अपन y इक्वल टू E/r है, यहाँ m अपन आई निकला, तो तीनों को इक्वेट कर देते हैं, तीनों को इक्वेट करते हैं तो m अपन आई इक्वल टू E/r, और E/r को ही सिग्मा अपन y लिखे हैं, तो ये हो गया आपका मोमेंट इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोमेंट जो है ये क्या होता है, m अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू E/r। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पूरे बेंडिंग स्ट्रेस का। अब ये कैसे निकला है ये आप लेक्चर नंबर 72 73 में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर काफी सारा जो है न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, और हॉलो शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट का कंपैरिजन भी किए हैं। ठीक है, एक इसमें टर्म आता है दैट इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस, ध्यान दीजिएगा, क्या, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें टर्म्स कितने हैं, 3, 1, 2, 3, तीनों को एक साथ कभी यूज नहीं करते हैं। जनरली या तो इस दोनों को यूज करेंगे, या इस दोनों को यूज करेंगे, या इस दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी दो को यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर m अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई लिख सकते हैं, मान लीजिए, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा इंटू आई अपन वाई, और ये आई अपन वाई को सिग्मा इंटू जेड, और इसी जेड को बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस। यहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, और जेड को क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस। क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस। अच्छा, ये m अपन आई इक्वल टू E/r, अदरवाइज क्या है कि इसको आप दोनों को ले लिए, इस दोनों को नहीं लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा कि भाई तुम जो है इसको गोलगप्पे खिला दिए, हमें नहीं खिलाए तो हमें भी खिलाओ। तो m जो है अब इसके साथ चले जाएगा, E इंटू आई अपन आर, या ई आई अपन आर। ई आई जो है कहलाता है फ्लेक्जरल रिजिडिटी। ई आई को क्या बोलते हैं, फ्लेक्जरल रिजिडिटी। ठीक है, फ्लेक्जरल रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, जैसे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है कोई, ठीक है ना, इसका विड्थ मान लीजिए b है, और ये डेप्थ क्या है, d है, विड्थ b है और डेप्थ क्या है, d है। इस कंडीशन में ये क्या होता है, b एंड d, तो ये जब आप निकालेंगे ये x एक्सिस हो गया, ठीक है ना, और ये y हो गया। तो i एक लिख देते हैं ताकि याद रहे, i एक्सिस क्या होता है, b/12, याद रखिएगा, x के अबाउट b/12, और y जब निकालना हो तो उल्टा हो जाएगा d/12। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके ऊपर जितने भी हमने क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना, क्वेश्चन इसके किस टाइप के होते हैं ये सब हमने आपको बताया था, ठीक है ना, और बाय द वे बहुत डिटेल में हमने बताए थे। तो आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, डिटेल में, जैसे कि कोई आपका बीम है, जितना एसएफडी पर किए हैं ना, बीएमडी बनाए, वो सभी का बेंडिंग स्ट्रेस भी आप निकाल सकते हैं। अभी यूडीएल लग रहा है, ठीक है ना, अब इसमें कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, कि मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, और ये 40 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, तो इसकी बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए, ठीक है ना। या बेंडिंग स्ट्रेस भी मान लीजिए कि दे दिया सिग्मा इक्वल टू 400 मेगापास्कल दे दिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन का विड्थ कितना होगा निकालिए, ठीक है ना, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में यही विड्थ एंड डेप्थ पूछता है इसमें, और सेक्शन मॉडुलस का कॉन्सेप्ट जो है, फिर इसमें क्रॉस सेक्शन के ऊपर है पूरा का पूरा क्वेश्चन कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। ठीक है, उसी तरह से अब क्रॉस सेक्शन की बात करें तो टी क्रॉस सेक्शन होता है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते आना चाहिए। एच सेक्शन होता है, एच सेक्शन होता है, ठीक है ना, एल सेक्शन होता है, और इसी में सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक सेक्शन भी पढ़ाए हैं। ये CGMI में इन सब का हम निकाले भी हैं और पढ़ाए भी हैं आपको। आई सेक्शन होता है, यहीं पे एक आई सेक्शन भी हो सकता है, ये देखिए,
ये आई सेक्शन है, ठीक है ना, क्या है, आई सेक्शन है। तो ये सब सिमेट्रिक सेक्शन, अनसिमेट्रिक सेक्शन, जैसे ये देखिए आप सिमेट्रिक सेक्शन है एक्स के अबाउट और वाई के अबाउट भी, ये देखिए वाई के अबाउट सिमेट्रिक है लेकिन एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ये दोनों में से किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक ना। तो ये सब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बताए थे आपको, ठीक ना। और जो है इसके बाद फ्लिज्ड बीम का भी कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक ना। फ्लिज्ड बीम, फ्लिज्ड बीम क्या होता है कि एक कमजोर बीम को मजबूत बनाने के लिए, जैसे लकड़ी कमजोर है तो उसके साथ थोड़ा सा आयरन भी जोड़ देते हैं, ठीक ना, क्या, आयरन भी जोड़ देते हैं। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, ये मान लीजिए वुडन ब्लॉक है, इसके दोनों साइड क्या है, स्टील जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये स्टील हो गया, ये स्टील हो गया और ये वुडन ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़े थे। फ्लिज्ड बीम या इसी को बोलते हैं कंपोजिट बीम, और इसके हेल्प से ही इक्विवेलेंट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे mi1 प्लस i2। और ये m क्या होता था दोस्तों, i1 क्या हो गया, इसका 1 का, और ये 2 है क्योंकि ये दोनों स्टील है और ये क्या है, वुडन ब्लॉक है, तो i1 प्लस i2, तो ये हो गया। m क्या है यहाँ पर, मॉडुलर रेशियो, याद रखिएगा मॉडुलर रेशियो, ठीक है ना। और मॉडुलर रेशियो मतलब क्या होता है, m इक्वल टू E1 अपन E2, ठीक है ना, सॉरी E2 अपन बड़ा अपन छोटा, जो भी वैल्यू बड़ा होगा अपन छोटा वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलर रेशियो। और फ्लिज्ड बीम, कंपोजिट बीम, अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसी में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने बताए थे m1 प्लस m2, ये दो ही इक्वेशन तो होते हैं मेन, ठीक है ना, एक ये हो गया, और स्ट्रेन इसमें जो होगा, स्ट्रेन, ठीक है ना, जो स्ट्रेन इसमें होगा वही स्ट्रेन इसमें होगा, कि दोनों एक दूसरे के साथ है, यही दो इक्वेशन आपका मेन है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और इसके बेंडिंग स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। आप जो है यहाँ फ्लिज्ड बीम में E1 मतलब सिग्मा 1 अपन E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपन E2, ध्यान रखिएगा। और यही क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू निकालेंगे तो E1 अपन E2 इंटू सिग्मा 2, और यही m इंटू सिग्मा 2, यही m क्या है, मॉडुलर रेशियो है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी बेंडिंग स्ट्रेस का की कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बताए, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आपने इन चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। अब इस बेंडिंग स्ट्रेस के बाद, बेंडिंग स्ट्रेस में लगभग 15-20 लेक्चर लेने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे शियर स्ट्रेसेस इन बीम। तो नेक्स्ट जो हमारा अब क्लास होगा, जो वीडियो होगा, वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, शियर स्ट्रेसेस इन बीम, ठीक है ना। ये तो बेंडिंग था, फिर शियर स्ट्रेस आएगा, फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी, शियर की और बेंडिंग की, तो कंबाइंड जो है ना, और उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस भी लगेगा, ठीक है ना। तो कंबाइंड लोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, इसी तरह से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जैसा कि हमने बताया भी है कि 200 से ऊपर वीडियो बनेंगे, तो धीरे धीरे बनेंगे और अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपको इसी प्लेलिस्ट में जो आपका चैनल जो है ना mechanicalpandit.com जो है ना, यहाँ पर youtube.com/मेक पंडित, मेक MECH और पंडित, ठीक है, ये है। और इसी मेक पंडित और एक अपना जो है ना पूरा जब लिखेंगे मैकेनिकल पंडित, तो एक वेबसाइट भी है, इसको भी आप विजिट कीजिए mechanicalpandit.com। और फेसबुक पर भी जो है यही मैकेनिकल पंडित आप लिखेंगे तो आ जाएगा। गूगल पे आप कहीं भी मैकेनिकल पंडित लिखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आज हम लोग समझे। अब नेक्स्ट क्लास में शियर स्ट्रेस इन बीम पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर सजेशन कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देख करके प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन इट विल नॉट बी वेरी मच फ्रूटफुल, ठीक है ना। तो टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वीडियो मस्ट मेक प्रैक्टिस, ठीक है ना। एज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अनलेस अनटिल यू डू नॉट डू द प्रैक्टिस यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ें। हमने
SFD भी बताए, BMD भी बताए, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी बताए और बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए, ठीक है ना। आई होप कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ चलेंगे। स्ट्रेंथ मटेरियल नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इस आपके चैनल पर, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। आज यहीं तक। बेंडिंग इक्वेशन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है M/I = σ/y = E/R। ठीक है, मैकेनिकल में 7 सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसमें से एक ये है। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।